पहली खबर, सीएम योगी ने आज उप जिलाधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी ईमानदारी से काम करें। दूसरी खबर, माफिया और बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी और साले की 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क करने की मुनादी की गई। तीसरी खबर, मेगा वैक्सीनेशन डे पर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियों के उड़ने की है। चौथी खबर, ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र में एक निजी शेल्टर होम में 2 नाबालिग बच्चियां वहां से गायब हैं। और पांचवी खबर, पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ बारिश के कहर की है, पहाड़ों के दरकने की है। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं, जानकारी आपको देंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से है। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे के आवास पर डिनर होगा और यूपी के कई सांसदों को डिनर पर बुलाया गया है। यूपी से ताल्लुक रखने वाले केंद्रीय मंत्रियों को भी डिनर पर बुलाया गया। डिनर में डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी मौजूद रहेंगे। तो यूपी के सांसदों की डिनर पॉलिटिक्स है। आज केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे के आवास पर यूपी भाजपा सांसदों का डिनर होगा। और अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, ये जो डिनर है ये किस वजह से बुलाया गया? कुछ खास रणनीति बननी है या फिर औपचारिक है? देखिए अवधेश, अगर बात करें तो जो रणनीति बननी थी वो कल के डिनर में बनी है। कल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपने घर पे यूपी के कई सांसदों को डिनर में आमंत्रित किया था। उसमें विधानसभा चुनाव को लेकर और जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम होना है 5 अगस्त को सभी राशन दुकानदारों से बातचीत करने को लेकर, उसको लेकर रणनीति बनी है। आज महेंद्र नाथ पांडे के घर पे शिष्टाचार भेंट के लिए जा रहे हैं यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में कई सारे नए मंत्री बने हैं उनसे भी मुलाकात होगी केशव प्रसाद मौर्य की। महेंद्र नाथ पांडे के घर में आज किसी प्रकार का कोई डिनर नहीं रखा गया है, बल्कि एक शिष्टाचार मुलाकात है उनकी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ, जहाँ पे कुछ और केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात होगी। क्योंकि दिल्ली आए हुए हैं केशव प्रसाद मौर्य और तमाम सारे जो उत्तर प्रदेश से केंद्रीय मंत्री बने हैं वो अभी अपने क्षेत्र में नहीं जा चुके हैं क्योंकि 15 अगस्त तक उनको दिल्ली में ही रहने के लिए कहा गया। लिहाजा उनके मंत्रियों के साथ केशव प्रसाद मौर्य मुलाकात करेंगे। शुक्रिया अविनाश, आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और जोशीमठ की बात करते हैं। बद्रीनाथ हाईवे के पास जबरदस्त भूस्खलन हुआ है। बलदोड़ा के पास पहाड़ी का हिस्सा टूटकर हाईवे पर आ गया और तस्वीरें आप देखिए। हालांकि गनीमत की बात रही कि वहां पर यात्री बाल बच गए। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। इन दिनों पहाड़ में बरसात के दिनों में हाईवे दरकने का सिलसिला लगातार जारी है। बरसात में आजकल पहाड़ दरक रहे हैं और देखिए कितना भयंकर भूस्खलन हुआ। ये सबसे अच्छी बात यही रही कि लोगों को संभलने का मौका मिल गया। उस वक्त वहां से कोई गुजर नहीं रहा था और ऑल वेदर रोड के निर्माण के चलते पहाड़ बहुत कमजोर हो गए हैं। ये आरोप बार बार लग रहे हैं। इसके चलते हाईवे दरकने का सिलसिला चल रहा है। बारिश के साथ साफ मौसम जारी है। ताजा तस्वीर बद्रीनाथ हाईवे के बलदोड़ा की है, जहां पर दोपहरी में पहाड़ी का हिस्सा दरक कर हाईवे पर आ गया। मलबे में बड़े बड़े बोल्डर आ रहे हैं। चारों तरफ धुएं का गुबार उठ रहा है और फिर एक बार मलबा आ रहा है, लेकिन यही गनीमत रही कि कोई इसके नीचे नहीं आया। इधर उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर बड़ेथी के पास भारी भूस्खलन का टूटते पहाड़ का वीडियो आया सामने। चुंगी बड़ेथी के पास गंगोत्री हाईवे के नीचे एक बड़ा भूस्खलन देखने को मिला है। इस भूस्खलन से हाईवे का करीब 50 मीटर हिस्सा खतरे की जद में आ गया है। भूस्खलन के बाद गंगोत्री हाईवे सहित गंगोत्री हाईवे पर चल रहे NHIDCL की निर्माणाधीन ओपन टनल पर खतरा मंडराने लगा है। तस्वीर देखिए। तो जो 50 मीटर सड़क है वो इस खतरे की जद में आ गई है। अच्छा खासा हिस्सा नीचे भूस्खलन के साथ चला गया। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ पहाड़ टूट कर गिर रहा है, एक तरफ सड़क का हिस्सा टूट कर गिर रहा है। तो उत्तराखंड में बारिश के मौसम में तस्वीरें आम होती हैं और जनजीवन बुरी तरीके से इनसे प्रभावित होता है। उत्तर प्रदेश में शादी के लिए धोखा देकर, डराकर, लालच या दबाव बनाकर धर्मांतरण करवाने के बढ़ते मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। इस तरह धर्मांतरण करवाने से पूजा पद्धति भले ही बदल जाती है, लेकिन धर्म के प्रति लोगों का कोई आस्था नहीं होती। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा है कि धर्मांतरण के ऐसे तरीकों से व्यक्ति और समाज ही नहीं बल्कि देश पर भी बुरा असर पड़ता है। एटा की एक हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर धर्मांतरण करवाने के एक मामले में
आरोपी जावेद की जमानत अर्जी खारिज करते हुए जस्टिस शेखर यादव ने अपने फैसले में जोधा अकबर की मिसाल देते हुए कहा कि बिना धर्मांतरण करवाए भी शादी की जा सकती है और रिश्ते निभाए जा सकते हैं। इसके लिए मुगल बादशाह अकबर और उनकी पत्नी जोधाबाई की शादी से बेहतर कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। कोर्ट के फैसले का मैं सम्मान करती हूँ और कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये साफ तौर पे लिखा है कि शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करना ज़रूरी नहीं है। इससे समाज में भेदभाव उत्पन्न होता है और लोगों की आस्था को चोट पहुँचती है। धर्म एक आस्था का विषय है और लोगों को सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। मात्र आजकल ये फैशन चल गया है कि जैसे धर्म परिवर्तन कर रहे हैं लोग शादी करने के लिए। ऐसे भी एटा ज़िले के मामला है कि जो आया है कोर्ट ने जिसमें जजमेंट दिया है, ये ऐसा ही एक मामला है जिसमें ज़मानत अर्जी को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। प्रदेश के एटा जनपद का एक मामला जिसमें कि जावेद और जवीद अंसारी जिसने एक हिंदू लड़की से उसका धर्म परिवर्तन करा के उससे निकाह कर लिया था, जिसके में उसके खिलाफ आईपीसी धारा 366 में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद उसकी जमानत प्रार्थना पत्र जो कि माननीय उच्च न्यायालय में आई, जिसमें उसने जमानत की याचना की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति शेखर यादव जी ने सुनवाई की और कोर्ट ने एक बहुत अपनी ऑब्जर्वेशन भी दिया और कोर्ट ने एक बहुत एक तरह से कहा जाए जो मील के पत्थर बनने वाली नज़ीर दी है, जिसमें कोर्ट ने हर पहलू पर गौर किया है। जिसमें कोर्ट ने कहा कि उसकी जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो कोर्ट ने सुनवाई में जोधा अकबर की मिसाल दी। उन्होंने कहा कि केवल शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन ठीक नहीं है, धर्मांतरण से समाज पर बुरा असर होता है और इसी वजह से जावेद नाम के आरोपी को कोर्ट ने जमानत नहीं दी। एटा की लड़की का धर्मांतरण करवाया गया था। बाहुबली विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसता जा रहा है। आज आईएस 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी और उनके साले सरजील रजा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने कार्रवाई की। इनकी करीब 2 करोड़ 18 लाख की संपत्ति की कुर्की का आदेश जारी किया गया। इसके तहत कोतवाली थाना क्षेत्र के सैयदवाड़ा के आवास को कुर्क करने की कार्रवाई की है। इस दौरान मुनादी की गई। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। इसके अलावा लखनऊ के गोमती नगर में भी करीब 1 करोड़ के एक आवासीय फ्लैट की कुर्की की कार्रवाई के लिए गाजीपुर की पुलिस लखनऊ के लिए रवाना हो गई। देखिए, जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के अनुसार आज गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत आईएस 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी व उसके साले सरजील रजा और अनवर सजाद का ये जो भवन निर्माण है, जो कि सैयदवाड़ा मोहल्ले में प्लॉट संख्या 84 और प्लॉट संख्या 85 पर स्थित है, इस भवन निर्माण को आज धारा 14 के अंतर्गत कुर्क किया गया। श्रावस्ती दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। सीएम योगी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। सीएम ने मरीजों का हालचाल जाना। विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की। तो श्रावस्ती के दौरे पर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने जो वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है उसमें दौरा किया, उन्होंने निरीक्षण किया और मंडलीय समीक्षा बैठक भी की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नए नियुक्त 50 डिप्टी कलेक्टर को मिशन रोजगार के तहत नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान उन्होंने नए चुने डिप्टी कलेक्टर से आम जनता की सेवा करने की बात कही। साथ ही उन्होंने पिछली सरकारों पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि पहले सरकारों में भाई भतीजावाद और जातिवाद के आधार पर नियुक्ति होती थी। मामला कोर्ट तक पहुंच गया, जो कहीं न कहीं युवाओं के साथ कुठाराघात था। लेकिन हमारी सरकार में भर्तियां पारदर्शी तरीके से होती। अखिलेश कुमार यादव। एक करोड़ 61 लाख से अधिक युवाओं को वहां पर समायोजन करने, नौकरी देने में हमें सफलता प्राप्त हुई। स्वतः रोजगार के माध्यम से भी स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करने के लिए प्रदेश के तमाम नौजवानों ने इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके कार्य प्रारंभ किया। 60 लाख से अधिक लोग इसके साथ जुड़े। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से भी अनेक लोगों को रोजगार की संभावनाएं आगे बढ़ी। देश के अंदर किसी भी निवेशक और उद्योगपति से मिलते थे, वो कहते थे कि हम यूपी के अंदर कसम खा करके आए हैं कि वहां निवेश नहीं करेंगे। वहां पर जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है, वहां पर जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार है और निर्णय का शिकार है,
उसके कारण हम जाना ही नहीं चाहते। मैंने स्वयं उनसे संवाद बनाया। मैंने कहा पिछले 6 महीनों के अंदर आप लोगों ने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को देखा होगा। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति देखते ही देखते जब प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम लोगों ने प्रदेश के पहले इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया, 4,68,000 करोड़ रुपए से अधिक का हमारे पास निवेश के प्रस्ताव तब तक प्राप्त हो चुके थे। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अचानक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात कर सियासत को गरमा दिया। हालांकि इस मुलाकात के बाद जब एबीपी गंगा ने उनसे इस बारे में सवाल किए तो उन्होंने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया और फिर दोहराया कि वो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर भागीदारी संकल्प मोर्चा के कन्वीनर हैं। राजभर जी, आज सुबह सुबह आप पहुंच गए स्वतंत्र देव सिंह के पास, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या कुछ बात हुई? साथ फिर आएंगे क्या 22 में? नहीं, हमारी उनकी शिष्टाचार मुलाकात थी, अपना खुद काम था। और पहले तो वो पिछड़े जाति से आते हैं, पिछड़े समाज के हैं। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो एक शिष्टाचार मुलाकात थी, उसका पॉलिटिकल कोई मतलब नहीं। 1 घंटे तक मुलाकात हुई है तो उसमें केवल शिष्टाचार मुलाकात तो होती नहीं, वो तो 5 या 10 मिनट में शिष्टाचार मुलाकात हो जाती। भाई अब आप उनकी पीड़ा सुन रहे थे, वो हमारी पीड़ा सुन रहे थे। भागीदारी संकल्प मोर्चा आपने बनाया, 2 साल से आप बीजेपी के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं, तमाम सारे लोगों को जोड़ रहे हैं। ओवैसी को आप उत्तर प्रदेश में आपने आमंत्रित किया, वो आए। अब अगर आप बीजेपी के साथ जाएंगे तो वहाँ पर दरार नहीं पड़ेगी? तो कहाँ हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं? देखिए, बीजेपी से हमारा समझौता नहीं होगा, ये फाइनल बता रहा हूँ। हमारा समझौता होगा तो कांग्रेस से हो सकता है, बसपा से हो सकता है और सपा से हो सकता है, और बीजेपी से हम समझौता नहीं करेंगे। और इतना हम आज फिर गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि भागीदारी संकल्प मोर्चा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा। वैसे प्रकाश राजभर भले ही स्वतंत्र देव से मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताएं, लेकिन इस मुलाकात के सूत्रधार यूपी भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष दया शंकर सिंह माने जा रहे हैं। राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती, ऐसा कहना है। लगातार वो बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, तमाम बातें कहते हैं, कई बार तो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। फिर बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी है कि ओम प्रकाश राजभर को साथ लाने की कोशिश हो रही है? देखिए, मजबूरी किसी की नहीं होती है। राजनीति में आदमी जो काम करता है तो राजनीति एक संभावनाओं का खेल होता है और उस संभावना सबके लिए बनी रहती है। जो हमारे में सैद्धांतिक रूप से जो हमारे नज़दीक है, जो भी पार्टियां हैं, हम लोग की कोशिश है कि सब लोग एकजुट होकर के फिर से मोदी जी और योगी जी को मजबूत किया जाए। यूपी के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने ओम प्रकाश राजभर और स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात को निजी बताते हुए कहा कि राजनीति में भी निजी रिश्ते होते हैं और यूपी राजभर हमारे पुराने सहयोगी रह चुके हैं। राजनीति में एक दूसरे से भेंट हो जाना, ये कोई राजनीतिक गठजोड़ों के ओर संकेत कर रहा हो या इस प्रकार का राजनीतिक कोई मंतव्य रहा हो, ये आवश्यक नहीं हुआ करता। मुझे जानकारी नहीं किसकी किससे भेंट हुई, लेकिन इतना जरूर आप मान के चलिए कि हम लोग राजनीति में ये हमेशा सबसे, माननीय अटल जी भी यही किया करते थे कि कटुता का भाव नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कई जिलों के नाम बदलकर रखे गए और ये सिलसिला आज भी बरकरार है। अब फिरोजाबाद जिले का नाम बदलकर चंद्रनगर किए जाने संबंधी प्रस्ताव जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में पास कर दिया गया है। फिरोजाबाद जिले में यह चर्चा का विषय बन गया है। कुछ लोगों का मानना है कि नाम में बदलाव होना चाहिए और कुछ का कहना है कि बदलाव नहीं होना चाहिए। जहां पर बीटा 2 थाना क्षेत्र स्थित एक निजी शेल्टर होम से 2 नाबालिग बच्चियां रहस्यमय ढंग से गायब हो गईं, जिसके बाद शेल्टर होम प्रबंधक की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके दोनों बच्चियों की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि दोनों बच्चियां प्रेम प्रसंग के चलते घर से भाग गई थी, जिन्हें ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 2 थाना क्षेत्रों से बरामद कर शेल्टर होम भेजा था। लेकिन शेल्टर होम से दोनों बच्चियों के गायब होने से अब शेल्टर होम की लापरवाही भी सामने आ रही है। वहीं ग्रेटर नोएडा पुलिस का साफ कहना है कि अगर बच्चियों ने शेल्टर होम पर कोई आरोप लगाया तो शेल्टर होम के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, शेल्टर होम में 2 बच्चियां
एक नॉलेज पार्क क्षेत्र से और एक विसरक क्षेत्र से लड़कियां यहाँ पे लाके रखी गई थी। ये एक एनजीओ है जहाँ पे इनको CWC के द्वारा ये बच्चियाँ दी जाती हैं, जिससे देख रेख करते हैं। रात्रि में ये बच्चियाँ दुपट्टा और कपड़े बांध करके नीचे उतर गई थी, जिस पे 2 टीमें लगाई गई हैं। दोनों बच्चियों की बरामदगी के लिए अलग अलग टीमें लगाई गई हैं। सीतापुर जिले के थाना हरगांव इलाके में एक डॉक्टर की बड़ी ही निर्मम तरीके से गला काटकर हत्या कर दी गई। हत्यारे ने मृतक के एक हाथ को भी काटकर अलग कर दिया है। इसके अलावा हत्यारे ने शरीर के कई अन्य हिस्सों पर भी तलवार से ताबड़तोड़ वार किए थे। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई की जा रही है। जिनके द्वारा मरीजों को यहाँ देखा जा रहा था, इन्हीं के गांव का एक अच्छे लाल विश्वकर्मा अचानक यहाँ आ गया और उसके द्वारा धारदार हथियार से उनके ऊपर प्रहार किया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। उनके पिताजी भी इस समय यहाँ बैठे थे और एक वृद्धा मरीज भी यहाँ थी। वो ये नहीं देख पाया कि वो अच्छे लाल विश्वकर्मा कब यहाँ आया और डॉक्टर साहब के पास पहुँच गया। ये संज्ञान में आया है कि कुछ ज़मीन का प्रकरण है जिसमें पैसे के लेन देन की बात आई है। इसके अलावा अन्य बिंदुओं पर भी छानबीन की जा रही है। किस कारण से ये घटना हुई है, उसको अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। वह इस घटना को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि सीतापुर के हरगांव क्षेत्र में एक डॉक्टर की तलवार से हत्या और उनके पिता पर कातिलाना हमले की दुर्दांत घटना से प्रदेश भयभीत है। श्रद्धांजलि। घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर पुलिस पिकेट होने के बावजूद सरेआम ऐसी घटना घट जाना भाजपा सरकार में अपराधियों के बेखौफ हौसले को दर्शाता है।